इंडोनेशिया से सीखने के लिए भारत के पास बहुत कुछ है और अपनी 75 वर्षों की विकास यात्रा से भारत के पास भी इंडोनेशिया को देने के लिए बहुत कुछ है। भारत का टैलेंट, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का इनोवेशन, भारत की इंडस्ट्री, आज इन सारी बातों ने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। आज विश्व की अनगिनत कंपनियां ऐसी हैं, कई बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिसके सीईओ भारतीय मूल के हैं। आज दुनिया में जितने यूनिकॉर्न बनते हैं ना, 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत का होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत डिजिटल लेन देन में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत आईटी बीपीएन के लिए आउटसोर्सिंग में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत कितनी ही दवाइयों की सप्लाई में, अनेकों वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर 1 है। साथियों, 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क जो है, वो जो बहुत बड़ा फर्क है वो मोदी नहीं है, वो बहुत बड़ा फर्क है स्पीड और स्केल में। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। स्टैच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा। 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन से अधिक बैंक अकाउंट खोले हैं, बैंक में खाते खोले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी है उतने हमने बैंक खाते खोले हैं। दो 2014 के बाद से भारत ने करीब 3 करोड़ गरीब नागरिकों के लिए मुफ्त घर बनाए हैं। घर, और घर ऐसे नहीं बनता है, जब घर मिल जाता है ना तो इंसान रातों रात लखपति बन जाता है। और जब मैं 3 करोड़ घर की बात करता हूं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया के परिवार को नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हर नागरिक को घर मिल जाए, इतने घर बनाए हैं।
पिछले 7-8 साल में भारत ने 55,000 किलोमीटर 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए हैं। यानी स्केल बता रहा हूं मैं, पूरी धरती के लगभग 1.5 चक्कर लगाने के बराबर है। आज भारत आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहा है, 5 लाख रुपए तक अगर उसका मेडिकल बिल 1 साल का बनता है तो जिम्मा सरकार उठाती है। इसका बेनिफिट कितना लोगों को मिलता है? 5 लाख रुपए तक की मेडिकल सुविधा जो मिलती है वो पूरे यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से ज्यादा लोगों को मिलती है। कोरोना काल में भारत ने जितनी वैक्सीन डोज अपने नागरिकों को लगाई और मुफ्त में लगाई, वो जो वैक्सीन डोज है ना, उसकी अगर मैं संख्या का हिसाब लगाऊं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन उन दोनों की कुल आबादी जो है उससे 2.5 गुना ज्यादा डोज हमने हिंदुस्तान में लगाए। ये जब सुनते हैं तो आपका सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत बदला है। साथियों, आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी विरासत को समृद्ध करते हुए, जड़ों से जुड़े रह करके आसमान छूने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के अब निकल पड़ा है। लेकिन भारत का ये लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं है, हम स्वार्थी लोग नहीं, हमारे संस्कार नहीं है। 21वीं सदी में आज विश्व की भारत से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, भारत उसे अपनी एक जिम्मेवारी समझता है, एक दायित्व के रूप में देखता है और हम दुनिया की भलाई के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मक्कम है, संकल्पबद्ध है। आज अपने विकास के लिए भारत जब अमृत काल का रोडमैप तैयार करता है तो उसमें दुनिया की आर्थिक राजनीतिक आकांक्षाओं का भी समावेश है। आज जब भारत आत्मनिर्भर भारत का विजन सामने रखता है तो उसमें ग्लोबल गुड की भावना भी समाहित है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का मंत्र दिया है। वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ इसका अभियान चलाया है। क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती से निपटने के लिए और जो आइलैंड कंट्रीज होते हैं उनके लिए तो
भारत एक वरदान के रूप में काम कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की जो मुसीबतें हैं उसको निपटने के लिए भारत ने विश्व को मिशन लाइफ का समाधान दिया है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मिशन लाइफ यानी पृथ्वी के प्रत्येक नागरिक द्वारा ऐसी लाइफस्टाइल को आत्मसात करना जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से हर पल निपटती हो। आज जब पूरा विश्व एनवायरमेंट फ्रेंडली और होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो भारत का योग, हमारा आयुर्वेद, ये पूरी मानवता के लिए तोहफा है। और साथियों, जब आयुर्वेद की बात आई है तो मुझे भारत इंडोनेशिया के एक और जुड़ाव का ध्यान आ रहा है। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी और यहाँ की यूनिवर्सिटीज, हिंदू इंडोनेशिया, इसके बीच समझौता हुआ था। मुझे खुशी है कि इसके कुछ ही वर्ष बाद यहाँ की इस यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद हॉस्पिटल की भी स्थापना हुई। साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को एक परिवार मानने की भारत की यही भावना, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कोरोना काल में हमने देखा है भारत ने दवाइयों से लेकर वैक्सीन तक जरूरी संसाधनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल की और उसका लाभ पूरी दुनिया को मिला। भारत की सामर्थ्य ने कितने ही देशों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया। इंडोनेशिया जैसे हमारे पड़ोसी और मित्र देशों के लिए हम विशेष रूप से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। इसी तरह आज भारत अंतरिक्ष में, स्पेस के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो उसका लाभ साउथ एशियन देशों को विशेष रूप से मिल रहा है। रक्षा के क्षेत्र में भी जो भारत दशकों तक केवल विदेशी आयात पर निर्भर था, वो आज अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल हो या तेजस फाइटर प्लेन, इनका आकर्षण विश्व में लगातार बढ़ रहा है। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उन्हें प्राप्त करने के लिए भी पूरी मेहनत कर रहा है। संकल्प से सिद्धि का यही मंत्र आज 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ है। आज इस अवसर पर मैं आप सबको अगले प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए भी निमंत्रण देता हूं। जनवरी महीने में 9 जनवरी को यह कार्यक्रम होता है। इस बार ये आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा और इंदौर वो नगर है जो पिछले 5-6 बार से देश में स्वच्छ शहर के नाम पर हिंदुस्तान में नंबर 1 रहता है। और इसलिए आप
इंदौर के प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में जरूर जुड़िए। अपने निजी काम से लिए आ रहे हैं तो भी तारीख उसके साथ एडजस्ट कीजिए। और जब आप इंदौर आएंगे तो उसके 1-2 दिन के बाद ही अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल होता है। इंडोनेशिया वाले काइट फेस्टिवल में न जाए ऐसा हो सकता है क्या? और जब आप आए अकेले मत आना, सिर्फ अपने परिवार को ही लेकर के आकर के रुक मत जाना। कुछ इंडोनेशियन परिवारों को भी साथ ले आइए। मुझे विश्वास है भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को मजबूत करने में आपका सहयोग और सक्रिय योगदान निरंतर बना रहेगा। आप सब पूरी मेहनत से आपकी इस कर्मभूमि के कल्याण के लिए, आपकी इस कर्मभूमि में जितना ज्यादा योगदान दे सके देते ही रहेंगे। ये भारत के संस्कार है और देने भी चाहिए, ये हमारा दायित्व बनता है। और मैं देख रहा हूं हमारे बोहरा समाज के बहुत साथी यहां आए हैं और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि सैयदना साहब के साथ मेरा बड़ा निकट संबंध रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, दुनिया में कहीं पर भी जाओ, कोई मिले या न मिले, मेरे बोहरा परिवार के लोग तो आएंगे ही। साथियों, आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए, समय निकाल करके आए और उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। और मैं देख रहा हूं कि उड़ीसा में बाली यात्रा में जितना उमंग है उतना ही उमंग यहां नजर आ रहा है मुझे। आपके इस प्यार के लिए, आपके इस स्नेह के लिए, भारत के प्रति आपकी ये श्रद्धा के लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद साथियों।